Hello friends, it's Shikha Dubey here. Welcome to Commerce and Management Adda. In previous video we have discussed about valid and invalid deductive argument, and in this video we will discuss about strong and weak inductive argument, which is a topic of unit 6, that is logical reasoning of paper 1. So moving to our discussion ahead. Before that, if you haven't subscribed Commerce and Management Adda yet, please do like, share and subscribe it. So जैसा कि हम जानते हैं, इस ग्राफ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. हमने ऊपर के फर्स्ट हाफ को डिस्कस कर लिया है, जिसमें डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात किया जाता है. वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन आइदर बी वैलिड और बी इनवैलिड इन नेचर. देन वैलिड argument is always sound and unsound in category, whereas invalid argument is always of unsound in nature. इस वीडियो में हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं. इंडक्टिव का मतलब क्या कह रहा है? जहाँ पे एम्बिग्यूटी हो, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ किया जा रहा हो. जैसा कि हम जानते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट 100% ट्रू होता है, गारंटी ट्रूथ होता है, जबकि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रोबेबिलिटी होता है, दैट इज़ नॉट 100% ट्रूथ. अगेन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा पर्टिकुलर से जनरल जाता है. ठीक है, हम यहाँ पे कोई थ्योरी फॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू आर ऑब्जर्वेशन. अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या तो वीक होंगे. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आइदर कोजेंट इन नेचर और अनकोजेंट इन नेचर, वेयर इज वीक आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज अनकोजेंट इन नेचर. कोजेंट अनकोजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो साउंडनेस एंड अनसाउंडनेस जैसा ही है. जैसा कि हमने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में देखा कि अगर वो रियल लाइफ में ट्रू हो रहे हैं दैट विल बी साउंड. इन द सेम वे अगर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट रियल लाइफ में फिजिबल है so that will be cogent in nature, whereas if it is not true in real life then that will be uncogent in nature. strong and weak का मैं बताऊँ तो एक क्विक रिव्यू मैं दे रही हूँ आपको. जैसे कि हमारा प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, ये 0.5 है जो कि हमेशा मिडल में लाई करता है. अगर हमारा आर्ग्यूमेंट 0.5 से 1 तक है, ये 1 है और ये 0 है, अगर 0.5 से 1 के बीच में है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. वेयरएज अगर प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 0.5 तक है दैट विल बी वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. सो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट क्या है? Strong and weak are the terms used to describe possibility for an logical strength of an inductive argument. To determine if an argument is strong and weak, first assume that premises are true. ठीक है, even if they are not, pretend for now that they are true. Then ask yourself whether it is likely or probable that the conclusion will be true. पहले तो आप प्रीमाइसेस को मान लें कि वो सही है. अगर वो सही नहीं भी लग रहा है देन जस्ट अज्यूम दैट दे आर ट्रू. एंड नाउ आस्क योरसेल्फ कि क्या कितना % चांस है कि प्रीमाइसेस अगर आपके ट्रू हैं तो कॉन्क्लूज़न आपका प्रोबेबल हो या फिर लाइकली हो. प्रोबेबल मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके कॉन्क्लूज़न की. तो इसको एक इन शॉर्ट अगर आपको ये क्विक रिवीजन करना हो इसका तो इस 4 स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हो. जैसे कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उनकी 3 कंडीशंस हैं. व्हाट आर 3 कंडीशंस? फर्स्ट वन इज ट्रू प्रीमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन. इफ प्रीमाइसेस बोथ प्रीमाइसेस आर ट्रू देयर इज गारंटीड और प्रोबेबल कंडीशन, नॉट गारंटी, देयर इज अ प्रोबेबल कंडीशन, हाईली प्रोबेबल दैट कंक्लूजन विल बी ट्रू. Whereas if any one of the premise is false, that conclusion can also be false or can be true. तो जो कंडीशन हमारा वैलिड में था सेम वही चीज़ है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में. वैलिडिटी किस में होती थी? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में होती थी. जबकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट होता है ये इंडक्टिव का पार्ट है. तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वैलिड के थे, जबकि वीक आर्ग्यूमेंट के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब एक ही तो कंडीशन था जो कि हमारे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में इनवैलिड सेक्शन के थे. तो यहाँ पे वीक आर्ग्यूमेंट का क्या है कि हो बट आपका कंक्लूजन फॉल्स हो. इसको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लियरली समझते हैं. ओके, मोस्ट पीकॉक ईट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, ये फर्स्ट प्रीमाइस हो गया. दिस बर्ड इज़ अ पिकॉक.
ये बर्ड पिकॉक है, यहाँ पे therefore probably the bird eats oatmeal for breakfast। अब ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, आपको दो स्टेप मैंने बताया था। पहले तो दोनों प्रीमाइसेस को ट्रू मान लें, माना कि ये दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं। नाउ सी दिस कंक्लूजन, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कंक्लूजन ट्रू हो। अगर दोनों प्रीमाइसेस सही हैं कि सारे पिकॉक जो है ब्रेकफास्ट में ओटमील खा रहे हैं और ये बर्ड पिकॉक है, इट मीन्स कि ये बर्ड भी ओटमील खाएगी। इस पूरे स्टेटमेंट में आप ये देख रहे हैं कि ये हाईली प्रोबेबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। सो इट इज़ हाईली प्रोबेबल, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है। वीक आर्ग्यूमेंट क्या है, मोस्ट पिकॉक ईट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, मोस्ट वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, आप देखिए therefore probably this bird does not eat oatmeal for breakfast। यहाँ पे does not यूज़ कर लिया गया। ठीक है। सो अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, जब एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं कई बार वो नॉट के साथ आपके साथ गेम खेलते हैं, क्योंकि नॉट लगा देने से आप जल्दी में नहीं पढ़ते हैं नॉट को। यहाँ पे डज़ नॉट यूज़ किया गया है क्योंकि मोस्ट पिकॉक यूज़ ओटमील खा रहे हैं। मोस्ट मतलब अगर ये पिकॉक है तो लगभग इतने % लोग खा रहे हैं। ठीक है, ओटमील। अब अगर ये कोई एक बर्ड है, वो पिकॉक है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो इस एरिया में लाइक करे। ठीक है। सो इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो 0.5 से हमेशा ही कम होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0.5 से कम होगी। सो दैट विल बी वीक आर्ग्यूमेंट। जबकि इससे पहले वाले में हमने देखा कि उल्टा केस था, ये हमारा ये सारे पिकॉक हैं और ये ऐसे पिकॉक हैं कि जो ओटमील खा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है वो इस एरिया में लाई कर रहा है। तो यू कैन सी थ्रू दिस वेन डायग्राम ऑल्सो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रादर देन दिस। अब हम कोजेंसी एंड नॉन कोजेंसी चेक करते हैं। कोजेंसी में क्या होता है कि अगर वो रियल लाइफ में ट्रू हो, पहली बात तो कोजेंसी में सबसे ज़रूरी ये है कि वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, एक वीक आर्ग्यूमेंट कभी भी कोजेंसी नहीं शो कर सकता है, वो कोजेंट नहीं हो सकता है। अ वीक आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज बी इनकोजेंट इन नेचर। ओके, सो इट हैज़ ऑल ट्रू प्रीमाइसेस, सारे प्रीमाइसेस ट्रू हों, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे हमारा प्रीमाइस क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, यूरोपा अ मून ऑफ जुपिटर, जो एक मून है जुपिटर का, हैज़ एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। एक एटमॉस्फेयर वहाँ पे है जो इसमें ऑक्सीजन है। ऐसा साइंटिस्ट ने इनोवेट किया, उन्होंने जाना कि एक्सप्लोर किया कि ऐसा है। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रीमाइस कैसा कहता है, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है इन रियल लाइफ टू। ठीक है, दोनों प्रीमाइसेस अगर रियल लाइफ में भी फिजिबल हैं, कंक्लूजन कह रहा है दस देयर मे बी लाइफ ऑन यूरोपा, तो वहाँ पे लाइफ हो सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट है पहली बात तो, कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये है कि वहाँ पे वाटर भी हो। तो ये एक साइंटिफिक व्यू भी है कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया कोजेंट। अब इनकोजेंट देख लेते हैं, जिसको हम अनकोजेंट भी कहते हैं। अनकोजेंट अगर प्रीमाइसेस ट्रू ना हो, हैंस स्ट्रॉन्ग बट अनकोजेंट, मतलब कि प्रीमाइसेस आपके ट्रू ही ना हो। इससे पहले के केस में हमने देखा कि प्रीमाइसेस ट्रू थी, जबकि यहाँ पे प्रीमाइसेस फॉल्स हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। मोस्ट पिकॉक ईट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट। क्या ये फिजिबल है या रियल लाइफ में ट्रू है? इट्स नॉट। तो अगर रियल लाइफ में आपको ट्रू दिख रहा है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको रियल लाइफ में दिख रहा है कि वो फिजिबल है, देन दैट विल बी कोजेंट इन नेचर। इफ इट इज़ नॉट फिजिबल इन रियल लाइफ, दैट विल बी इनकोजेंट इन नेचर और अनकोजेंट इन नेचर। ओके, और यहाँ पे एक बात और याद करने वाली है कि जो हमारा जो हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को हम
कोजेंट एंड अनकोजेंट दोनों कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जबकि वीक का आर्ग्यूमेंट हमेशा अनकोजेंट इन नेचर होता है। तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा जो प्रीवियस मैंने डिस्कस किया प्रीवियसली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है सो ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन।